आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक भूतिया कहानी की तरह। एक सुनसान फार्म हाउस, रात का अंधेरा, अजीब अजीब आवाजें और एक साया। लेकिन ठहरिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा असली और खौफनाक चीज के बारे में है। ये कहानी उस राक्षस की है जो किसी भी भूत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। एक ऐसा राक्षस जो हम सबके अंदर ही रहता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है एक फार्म हाउस और एक चेतावनी से। साल था 1990s का। जगह थी हरियाणा का एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस और एक अकेली डरा देने वाली फोन कॉल। इस कहानी में हमारे पास तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहला तो है ये फार्म हाउसिंग, बिल्कुल अलग थलग। दूसरा है इसका मालिक राघव, दिल्ली का एक अमीर बिजनेसमैन जिसे दिल की बीमारी भी है। और तीसरा राजू, जो पिछले 10 सालों से उस फार्म हाउस का एक वफादार केयरटेकर था। एक रात अचानक राघव के पास राजू का फोन आता है। उसकी आवाज में जबरदस्त घबराहट थी। राजू गिड़गिड़ा रहा था कि राघव फौरन ही फार्म हाउस आ जाए। और बस इसी एक फोन कॉल से डर का पूरा खेल शुरू हो जाता है। राजू की हालत का अंदाजा उसके इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। अब ये सुनने के बाद राघव को भी समझ आ गया कि मामला बहुत ही संगीन है। और अब आती है वो खौफ की रात। राघव जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचता है, ये जानने के लिए कि आखिर उसके इतने वफादार नौकर को किस चीज ने इतना डरा दिया है। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी रात का सामना करने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जब राघव वहां पहुंचा तो उसने राजू को तबेले में एक कोने में दुबके हुए पाया। राजू बुरी तरह कांप रहा था और उसने बताया कि उसने एक बिना सिर वाली औरत को फार्म हाउस में घूमते देखा है। मतलब अब ये पूरी तरह से एक हॉरर फिल्म जैसा सीन बन चुका था। और फिर जो शुरू हुआ वो राघव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ठीक रात के 9 बजे लाइट चली गई, घर में घना अंधेरा छा गया। फिर डरावनी हंसी और कांच टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। राघव भागा अपनी कार की तरफ, पर तभी उसे याद आया, चाबियां तो अंदर ही रह गईं, उसी भूतिया घर के अंदर। अब वो उस घर में उस साये के साथ अकेला कैद था। तो सवाल यही उठता है कि हरियाणा के इस फार्म हाउस में आखिर था क्या? क्या कोई भूत था, कोई चुड़ैल या फिर कुछ और? बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। और यहीं कहानी अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। एक भूतिया कहानी अचानक से खौफनाक क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है। अब सामने आएगा असली राक्षस। तो जरा फर्क देखिए। कहानी सुनाई गई एक भटकती आत्मा की, लेकिन सच्चाई थी एक सोची समझी जानलेवा साजिश की। रात के लगभग 2:50 पर राघव की आंख खुलती है और वो जो सुनता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू फोन पर किसी मैडम से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि प्लान के मुताबिक राघव को हार्ट अटैक नहीं आया, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। मतलब ये सब एक ड्रामा था, उसे डराकर मारने की एक साजिश। और इस साजिश के मास्टरमाइंड कौन थे? राजू, वो 10 साल पुराना वफादार नौकर, और मोहिनी, राघव की अपनी पत्नी। धोखा। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो यही था। राजू ने ये सब क्यों किया? उसकी वफादारी की क्या कीमत लगी? सिर्फ 5%। मोहिनी ने राजू को वादा किया था कि राघव के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद का 5% हिस्सा वो उसे देगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब पासा पलटने वाला था। राघव, जो अब तक शिकार था, अब शिकारी बनने की तैयारी कर रहा था। और जो शिकारी थे वो खुद अपने ही जाल में फंसने वाले थे। राघव ने राजू से जो कहा वो साफ बताता है कि अब खेल का राजा कौन है। उसने कहा, तू सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन याद रख, मैं राजा हूं, और शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। राघव ने जहर को जहर से काटने का फैसला किया। उसने अपने दुश्मनों का ही हथियार इस्तेमाल किया, लालच। उसने राजू को मोहिनी के 5% के बदले अपनी जायदाद का 10% हिस्सा ऑफर कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। शाह और मात का ये खेल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था, वो भी सबसे क्रूर तरीके से। मोहिनी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए फार्म हाउस आती है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट कि वो जीत चुकी है।
पर उसे क्या पता था कि पासा पलट चुका है। राघव के नए आदेशों के तहत राजू उसी चाकू से मोहिनी की हत्या कर देता है। साजिश करने वाली खुद साजिश का शिकार हो गई। और जब सब कुछ खत्म हो गया, तब राघव ने अपना इक्का फेंका। उसने राजू को बताया, मैंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया था। मतलब जिस जायदाद के लिए ये सारा खून खराबा हुआ, वो अब थी ही नहीं। तो आखिर में हिसाब क्या निकला, चलिए देखते हैं। मोहिनी, जिसे राघव की जायदाद चाहिए थी, वो अपने ही साथी के हाथों मारी गई। राजू, जिसे 5% हिस्सा चाहिए था, वो हत्यारा बना और आखिर में कुछ ना मिलने पर उसने अपनी जान ले ली। और राघव, वो न सिर्फ जिंदा बचा, बल्कि अपने दुश्मनों को खत्म कर, अपनी दौलत को बचाकर और हर इल्जाम से साफ बचकर निकल गया। ये कहानी हमें लालच की असली कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एक ऐसी कीमत जो सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इंसानी जान और रिश्तों में चुकाई जाती है। और दुनिया के लिए? दुनिया के लिए तो ये बस एक अवैध रिश्ते की कहानी बनकर रह गई, जिसका अंत बहुत दुखद हुआ कि राजू और मोहिनी के बीच कुछ था और उसी चक्कर में ये हादसा हुआ। और राघव, वो एक बेकसूर, दुखी पति के तौर पर देखा गया। सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। हम सब के अंदर थोड़ा बहुत लालच तो होता ही है ना? पर सवाल यह है कि वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने के बाद यही लालच हमारे अंदर बैठे राक्षस को जगा देता है। ये सवाल ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।